नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि ये सीरीज चल रही है पॉलिटी बैच की, इसमें ऑलरेडी कुछ क्लासेस हो गई हैं और हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम? हम पढ़ चुके हैं सिटीजनशिप तक। यूनियन टेरिटरीज पढ़ ली, सिटीजनशिप पढ़ ली। यानी अगर देखा जाए तो हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक हम पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर पूछो आपकी 5 स्टार में से इसे कितने स्टार मिलने चाहिए तो इसे पूरे 5 स्टार मिलने चाहिए, क्योंकि इस क्लास का नाम है फंडामेंटल राइट्स। क्या नाम है इसका? फंडामेंटल राइट्स। क्या टॉपिक पढ़ाएंगे हम? फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपके अंदर मैं ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दूंगा कि इससे आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल से। और इसमें जो आर्टिकल कवर करेंगे हम वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा, फिर हम आर्टिकल्स पर मूव ऑन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स से। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक से चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये किस पार्ट में आता है? तो ये हिस्सा है पार्ट थर्ड का। किसका? भाग 3 का हिस्सा है। कौन? मौलिक अधिकार। भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 35 किसके अंदर आते हैं? तो वो आते हैं इस पार्ट के अंदर, जो कि है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। कितने अनुच्छेद आते हैं? एक एक कह रहा हूं, सॉरी, 12 से लेकर 35। अनुच्छेद 12 से लेकर यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 किस में आते हैं? ये आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, अब मैं बात करूं कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की जरूरत कैसे पड़ी। यह सबसे पहले मौलिक अधिकार किसने दिए थे अपनी जनता को, या अपनी जो भी पीपल्स हैं उनको सबसे पहले मौलिक अधिकार किसने दिए? तो ये शुरुआत हुई 1215। 1215 में इंग्लैंड के एक राजा थे, एक रूलर थे, शासक थे, जिनका नाम था किंग जॉन। क्या नाम था? किंग जॉन। इन्होंने पहली बार अपनी जनता को फंडामेंटल राइट्स दिए। वो क्यों दिए? क्योंकि वहां के जो सामंत थे उन्होंने एक अनुशंसा रखी राजा के सामने कि आपकी जनता को भी मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो पहली बार मौलिक अधिकार का चर्चा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1215 में। एक चार्टर इन्होंने फिर जारी किया था। क्या जारी किया था? एक चार्टर जारी किया था, जिसके जरिए जनता को क्या दिए गए? जिसके जरिए जनता को मौलिक अधिकार दिए गए। और इस चार्टर को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है इस चार्टर को। इसीलिए पार्ट थर्ड को, क्योंकि पहली बार जो चार्टर पेश किया गया था, जो चार्टर जारी किया गया था किंग जॉन के द्वारा, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसीलिए भाग थर्ड को मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इस पार्ट थर्ड को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। ठीक है, किसे कहा जाता है? पार्ट थर्ड को, जिसमें क्या है? जिसमें है आपके फंडामेंटल राइट्स। अब बात कर लेते हैं हम इनके फीचर्स की। फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मौलिक अधिकारों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है कि ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल इन नेचर यानी न्यायोचित। न्यायोचित है। कौन से अधिकार आपके? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपके न्यायोचित है। इसका मतलब क्या है?
आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वो मौलिक अधिकार कौन से हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ओरिजिनली कितने थे, फिर बाद में कितने रह गए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि ये जो मौलिक अधिकार है आपके, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, इनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय ये कंफर्म करेगा और एडवाइस देगा कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, तो ये कैसे हैं? जस्टिसेबल इन नेचर है। इनको लेकर अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी आप सीधे सीधे उच्चतम सीधे उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ये किस वजह से? ये इस वजह से क्योंकि ये जस्टिसेबल इन नेचर है। ऐसा होता है क्या कि आप सीधे उच्चतम न्यायालय चले जाएं? नहीं, आपके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अगर आपको कोई भी पिटीशन डालनी, अपील करनी है, तो आपको एक हायरार्की के थ्रू जाना होता है। लेकिन आप मौलिक अधिकारों के हनन के केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये जो राइट है, ये किसके थ्रू दिया गया है? ये दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो पहला ये जस्टिसेबल इन नेचर है। दूसरा, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये आपके मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट यानी असीमित नहीं है। असीमित ये नहीं है, यानी ये क्वालिफाई तो है पर असीमित नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पर रीजनेबल 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 रेस्ट्रिक्शंस है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। आपका क्या है, आपको मैं समझाऊं कि आपके पास एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पद को गाली दे सकते हैं, या किसी के लिए बुरा भला कह सकते हैं, या आप एकता और अखंडता को भारत की भंग कर सकते हैं। ये अधिकार आपको नहीं है। तो क्या दिया गया है? आपको भले ही मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन साथ में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। इसका मतलब ये असीमित नहीं है, इनको सीमित किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये सैक्रोसेंक्ट या परमानेंट नहीं है। ये सैक्रोसेंक्ट सैक्रोसेंक्ट और परमानेंट नहीं है। सैक्रोसेंक्ट और परमानेंट नहीं है, यानी ये स्थायी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनको भी अमेंड किया जा सकता है। यानी आपके मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ये संशोधन जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है उसको ऑल्टर ना करे तब। यानी आपको बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है। कैसा? बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति नहीं होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, जैसा कि हुआ है। पहले संपत्ति का अधिकार था मौलिक कर्तव्य में, लेकिन उसको 24वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1978 में हटाकर लीगल राइट्स यानी वैधिक अधिकारों में रख दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। यानी आपके मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, यानी ये सैंक्रोशैंक्ट या परमानेंट नहीं है। यहां आपको एक बात समझ में आई? अब मैं आपको बता देता हूं अब आपको मैं बताता हूं कि ओरिजिनली कितने थे और अभी फिलहाल कितने। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मैं यहां बता देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं कि ओरिजिनली कितने थे। जब संविधान बना
तब आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ओरिजिनली कितने मौलिक अधिकार थे? ओरिजिनली ये 7 थे। आपको 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन एक अधिकार को मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाकर कहां रख दिया गया था? वैधानिक अधिकार डिक्लेयर कर दिया गया था उसको। क्या डिक्लेयर कर दिया? अभी मैंने आपको बताया ही था वो अधिकार कौन सा है। उसे वैधानिक अधिकार में डाल दिया गया। तो एक माइनस होने की वजह से तो अभी फिलहाल कितने हैं? तो आपके पास अभी सिर्फ मौलिक अधिकार नंबर में 6 है। और वो 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आता है आपका राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहला अधिकार कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को हिंदी में हम कहते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार। समता का अधिकार ये आपका एक मौलिक अधिकार है। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं? इससे रिलेटेड आर्टिकल है आपका आर्टिकल 14 से लेकर आपका आर्टिकल 18। मैंने आपको बताया कि आपके मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं और 35 तक होते हैं। लेकिन शुरुआत में जो आर्टिकल 12 है और जो 13 है वो मौलिक अधिकारों की बात नहीं करता है। वो 12 जो आर्टिकल है वो परिभाषा की बात करता है और 13 लॉज की बात करता है। यानी जब आप मौलिक अधिकारों को समझाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि कौन से कानून है या कौन सा राज्य है जो आपके अधिकारों का हनन कर सकता है, या वो कानून आपके अधिकारों का हनन करेगा और उन अधिकारों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। वो सब किस में बताया गया? वो सब बताया गया आर्टिकल 12 और 13 में। अगर मैं एक्चुअली अगर मैं देखूं ओरिजिनली आपके मौलिक अधिकारों की डेफिनेशंस कहां से शुरू होती हैं, तो वो शुरू होती हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35। तो आपके आर्टिकल से 14 से लेकर आपके आर्टिकल 18 में कौन सा राइट है? तो आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 में है राइट टू इक्वालिटी। फिर दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम। दूसरा अधिकार कौन सा आता है? दूसरा अधिकार आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। वहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से लेकर आपका आर्टिकल 22 तक कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता के अधिकार है। आपको क्या क्या स्वतंत्रताएं दी जाएंगी वो कौन से आर्टिकल्स में गिवन है? तो आपके आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। तीसरा मौलिक अधिकार आपको दिया गया है राइट टू प्रोटेक्शन। राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध कानून। किसके? शोषण के विरुद्ध कानून। शोषण के विरुद्ध कानून या शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार ये आपके कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक में है? तो ये है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 और 24। ये एक मैं जो आपको बता रहा हूं ये थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूं यानी ब्रीफ बता रहा हूं। ठीक है, अब चौथे की बात करते हैं हम। चौथा आपका कौन सा आर्टिकल है? एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। कलर क्या ले? ब्लैक ले लेते हैं। तो यहां तक हमने किस किस की बात की? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आपका चौथा है राइट
राइट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये भी आपके मौलिक अधिकारों में दिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? तो ये है आपका आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। यहां तक आपको समझ में आ गया? अगला मौलिक अधिकार है आपका कल्चरल, कल्चरल एंड एजुकेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन राइट्स। ठीक है, यानी आपका मैं कहूं आपके संस्कृति, संस्कृति एवं शैक्षिक संस्थान का अधिकार, तो ये आपको कहां से दिया हुआ है? ये कौन से आर्टिकल्स में दिया हुआ है? ये आर्टिकल जो है, ये वाला जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए, ये माइनॉरिटीज को दिए गए, कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल राइट्स। ये वो राइट्स हैं जिनके तहत माइनॉरिटीज अपने कल्चर को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपने लिए, जैसे उनको लगता है कि अपनी भाषा का उन्हें उद्भव करना है या अपने जो कुछ कल्चर्स हैं उनको बढ़ावा देना, उनके लिए वो इंस्टीट्यूशनल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो इनको कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो इनको दिया गया है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। समझ में आया? ये जो छठा मौलिक अधिकार है इसको हटा दिया गया है। ये कौन सा अधिकार है? ये कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया है? ये आपका मौलिक अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा मौलिक अधिकार है आपका? ये है आपका राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। ये जो आपका संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में आया था, तो इसमें इसको समाप्त करके इसको बना दिया गया लीगल राइट। ये पहले आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब इसको आर्टिकल 31 से उठाकर कहां रख दिया गया है? तो इसे आर्टिकल 31 से उठाकर आर्टिकल 300 ए में रखा गया है, जो कि ये है पार्ट 12 में। ये जो आर्टिकल है ये कौन से पार्ट का हिस्सा है? तो ये पार्ट 12 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? पार्ट 12 का हिस्सा। यानी अब मैं कहूं कि आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या वो एक मौलिक अधिकार है? नहीं, ये एक मौलिक अधिकार ना होके ये एक लीगल अधिकार है, लीगल राइट है। कैसा अधिकार है ये? ये एक वैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, यानी ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका वैधानिक अधिकार है। और किसके तहत हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब मैं बात कर देता हूं सेवेंथ की, जो आपका 7वां मौलिक अधिकार था। अब तो 6 ही रह गए क्योंकि ये वाला हट गया। आपका जो सेवेंथ राइट था वो था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार, उपचार का अधिकार। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये है आपका आर्टिकल 32 में। कौन से आर्टिकल में है? आपका आर्टिकल 32। इसके बाद भी आर्टिकल है, मार्शल लॉ लागू होगा तब किसके राइट चले जाएंगे, क्या सेना के जो सैनिक होते हैं उनके अधिकार होते हैं तो कितने लिमिट होते हैं, वो सब उनके बारे में भी बात की जाती है 33, 34, 35 के तहत। तो यहां तक बात हुई किसकी? यहां तक बात हुई ओरिजिनली संविधान में टोटल
7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इनमें से एक माइनस हो गया जो कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। और अब कितने रह गए? ये 6 मौलिक अधिकार रह गए। अब एक एक करके हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, और मैं बताऊंगा कि हर आर्टिकल, हर अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, अब आप जब भी बात करते हैं कि मेरे मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, आप कोर्ट में जाते हैं, तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन किसने किया, वो तो जरूरी है ना। आप किसी पे एलिगेशन लगाएंगे, ऐसे ही हवा में एलिगेशन तो नहीं लगाएंगे। तो आपको एलिगेशन लगाने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए ना, कि या वो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, कोई बॉडी है, किसके खिलाफ आपको एलिगेशंस लगाने या चार्जेस लगाने हैं। उसके लिए आपको उसका डेफिनेशन होना चाहिए, उस व्यक्ति की परिभाषा होनी चाहिए। तो ऐसे ही मौलिक अधिकारों के हनन के केस में स्टेट की परिभाषा दी गई है, यानी किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है। ये राज्य कौन कौन है? ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है पार्ट 3 पे, ये पूरे संविधान पे एप्लीकेबल नहीं है। ये जो आपको मैं बताऊं, राज्य की परिभाषा जो दी गई है वो पूरे संविधान में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ पार्ट 3 पे एप्लीकेबल है। ये वो राज्य है जिसके द्वारा पावर एक्सरसाइज करके मौलिक कर्तव्यों का हनन हो सकता है और जिसके विरुद्ध कोर्ट में जाया जा सकता है। इस स्टेट में कौन कौन आते हैं, इसके पार्ट कौन कौन है? तो इसके पार्ट हैं आपकी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यानी सरकार और संसद। सरकार और संसद इसका हिस्सा है। सरकार और संसद किसका हिस्सा है? ये सरकार और संसद हिस्सा है इस राज्य की परिभाषा की। दूसरे कौन आते हैं? आपकी राज्य सरकारें आती हैं, राज्य सरकारें, राज्य सरकार, यानी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और इस स्टेट गवर्नमेंट की जो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, वो दोनों इसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आर्टिकल 12 का। इसके अलावा कौन सी होती है? इसके अलावा आपकी होती है स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार? स्थानीय सरकार इसका हिस्सा है, स्थानीय सरकार, यानी लोकल बॉडीज। अब लोकल बॉडीज में क्या आती है? आपकी म्युनिसिपैलिटीज आ जाती हैं, पंचायत आ जाती हैं। ये सब किस में आती है? ये सब आती है स्थानीय सरकार में। और चौथा हिस्सा है इसका ऑल अदर बॉडीज, इनके अलावा ऑल अदर बॉडीज। ये ऑल अदर बॉडीज में कौन कौन आता है? ये ऑल अदर बॉडीज यानी ये जितनी भी निकाय हैं, या तो आपकी वैधानिक निकाय हो, वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय हो, या गैर वैधानिक निकाय हो, वैधानिक निकाय या गैर वैधानिक निकाय, ये सभी किस में आती हैं? ये सभी आपके, और ये जो बॉडीज हैं इसके अलावा तीन, ये जो आपकी यूनियन, स्टेट और मैं कहूँ लोकल बॉडीज, इनके अलावा जो भी आती हैं वो सभी इसमें आती है। किसमें? आपका ऑल अदर बॉडीज में। अब इनको डिफाइन करने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स है, ऐसा नहीं है कि सारी प्राइवेट बॉडीज भी इसमें इंक्लूड है। वो बॉडी, वो पैरामीटर्स क्या क्या है? कि जिसमें सरकार की पूंजी लगी है, सरकार का कोई कंट्रोल है, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, एलआईसी हो गया, यानी जिनमें सरकार की पूंजी है, सरकार का कंट्रोल है जिनके ऊपर, वो सारी जो वैधानिक निकाय है वो भी इसका हिस्सा होती हैं। इनके द्वारा भी अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो उनको भी चार्ज किया जाएगा। तो कौन कौन सी बॉडीज? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट हो गई, राज्य सरकारें हो गई, लोकल बॉडीज हो गई, और आपकी इसके अलावा जितनी भी वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय होती हैं वो भी इसका हिस्सा होती हैं। तो आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ बात करता है आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेटरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड टू एक्सटेंट ऑफ सच वायलेशन।
मौलिक अधिकारों के विपरीत या उनका उल्लंघन करने वाले कानून ऐसे उल्लंघन की सीमा तक अमान्य है। यानी जो लॉज, जो कानून, कोई भी अध्यादेश हो, ऑर्डिनेंस हो, अगर ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो इनको नल एंड वॉइड समझा जाएगा, यानी ये अवैध होंगे, अमान्य होंगे। अब मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज समझाता हूं। देखो, हमारे जो देश में कानून बना, देखो हम ब्रिटिशर्स थे हमारे, उन्होंने पहले, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने राज किया। उन्होंने राज करने के बाद जब भारत सरकार का राज शुरू हुआ तो हमारे यहाँ क्या लागू हुआ था? हमारे यहाँ लागू हुआ था संविधान। तो दो तरह के कानून हुए, एक जो संविधान के बाद कानून बने और जो संविधान से पहले थे। तो ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 13 है, आर्टिकल 13, इसके क्लॉज 1 में, आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 के क्लॉज 1 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी पूर्व संवैधानिक कानून, पूर्व संवैधानिक कानून। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी कानून बने थे, कब बने थे? ब्रिटिश एरा के टाइम पर 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी कानून बने थे, वो कानून संविधान बनने के बाद फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो इन कानूनों को नल एंड वॉइड समझा जाएगा। ठीक है? इसमें कुछ डॉक्ट्राइन्स होती हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरिटी होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ एप्लिप्स होता है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, एक तरीके से ना फिल्टर किया जाता है। एक तरीके से छलनी ले लो, उसमें ऊपर से आपने बहुत सारे जो कानून है पहले जो बने थे वो डाले, अब उनको फंडामेंटल राइट्स का फिल्टर लगाया, मौलिक अधिकार का। जो मौलिक अधिकारों को मानता है कानून वो पास हो जाएगा, जो नहीं मानेगा वो वहीं रह जाएगा। लेकिन एक डॉक्ट्राइन होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, उसमें क्या होता है कि वो अमान्य तब तो हो जाते हैं, ये कानून तब तो अमान्य हो जाता है, ये एक तरीके की शैडो में रहता है। अब आगे कोई ऐसा मौलिक अधिकार आता है जिसमें ये लॉ मान्य होता है तो ये वापस से एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? वो चीज समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना आप समझिए। अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई इतना इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ कि फैक्ट नहीं है जो आपको समझना चाहिए, बट लेकिन आप बेसिक सी चीज समझिए कि 26 जनवरी 1950 से पहले के जितने भी कानून थे जो डेरोगेटरी थे या जो फंडामेंटल राइट्स का किसी भी प्रकार से हनन करते थे, उनको वॉइड समझा जाएगा। सेम आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में, आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में, ये तो बात हो गई 26 जनवरी 1950 के पहले की बात। अब बात होती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी वो कानून जो संविधान के बनने के बाद बने। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी कानून बनाए जाएंगे वो इस तरीके से बनाए जाएंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स का हनन ना करे, शोषण ना करे। अगर ऐसा करते हुए कोई भी कानून पाया जाता है तो उसको नल एंड वॉइड समझा जाएगा। समझ में आया? ये हो गई आर्टिकल 13 के फर्स्ट एंड 2 की बात। अब आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में दिया गया है, अनुच्छेद 13 के क्लॉज 3 में दिया गया है, एक तरीके से मैं कहूं लॉ की डेफिनेशन, या मैं कहूं कानून की परिभाषा, कानून की परिभाषा। यानी कौन सा कानून है, ऑर्डिनेंस है, इनको माना जाएगा कि ये नल एंड वॉइड हो सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑर्डर जारी किया होता है, या मैं कहूं कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, निर्देश जो होते हैं, इन्हें कानून नहीं समझा जाता है। तो एक तरीके से ये बताया गया है कि कौन से लॉज है, कौन से ऑर्डिनेंस है जो नल एंड वॉइड समझे जाएंगे, जो परिभाषा होगी कि हाँ ये लॉज है, अगर ये डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट्स के तो इनको खत्म कर दिया जाएगा। तो वो किस में दिया गया है? आर्टिकल 13 के 3 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 के पार्ट 4 में।
आर्टिकल 13 के पार्ट 4 में एक चीज है, मैं आपको समझाता हूं। कुछ कानून आए थे, उसके बाद आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया था। कुछ केस हुए, वो केस क्या क्या हुए, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है कहा, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हल्का सा स्पेस यहाँ पर बना देते हैं हम, यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर समझना, एक केस हुआ, उस केस में शंकरी प्रसाद केस था, नाम भी लिख देता हूं मैं। कौन सा केस था? सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस दिखाई दे रहा है? शंकरी प्रसाद केस। इस केस में क्या कहा गया? इस केस में यह कहा गया कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, यानी आपके जो संवैधानिक जो संशोधन होते हैं, उनको आर्टिकल 13 के तहत नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा। यानी संविधान संशोधन के तहत कोई कानून आता है तो उसको नल एंड वॉइड नहीं समझा जाएगा, ठीक है। ऐसा किसके तहत कहा गया? ऐसा किसके तहत कहा गया? तो ऐसा किस कहा गया? आपके शंकरी प्रसाद केस। लेकिन इसके बाद एक और केस हुआ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो है गोलकनाथ केस। ये आपका गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में। 1967 में एक केस हुआ गोलकनाथ केस, ये स्टेट ऑफ पंजाब के खिलाफ था। लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड ये केस था। तो उन्होंने ऐसा कहा कि आर्टिकल 13 के तहत उस समय जो मैं बात कर रहा हूं, उस समय के जो इनके अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी उस समय था। राइट टू प्रॉपर्टी आपका हटाया गया था 1978 में। तो इन्होंने कहा था कि मेरी जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है, यानी मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इन्होंने इस समय ये जो आर्टिकल 13 है, इसके तहत ये मांग की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, इनको भी इनको अमेंड नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 13 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, यानी संवैधानिक संशोधन को नल एंड वॉइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पास हो गया था किसके तहत? गोलकनाथ केस में। पहले केस में क्या हुआ था? पहले केस में ये हुआ था, ऐसा माना गया था, कोर्ट ने ऐसी अपने ऑर्डर में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा आर्टिकल 13 के तहत। लेकिन गोलकनाथ केस में उन्होंने अपना आदेश पलट दिया और क्या कहा कि आर्टिकल 13 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी क्या किया जा सकता है, इनको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद और भी केस हुए थे गोलकनाथ केस के बाद, जिसके बाद केस करने से पहले एक और चीज हुई। सबसे पहली चीज हुई 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ये जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसने आर्टिकल 13(4) जोड़ दिया। इस आर्टिकल 13(4) में यह कहा गया कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, उनको आर्टिकल 13 के तहत वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और इसको मैं कह सकता हूं सपोर्ट प्रदान किया केशवानंद भारती केस। ये जो केशवानंद भारती केस है, ये जो 1973 में आया, इसमें ये चीज पक्की हो गई। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 24वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 1971 में। लेकिन आपका केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में। इसने बात की कि अगर संविधान का मूल ढांचा को कोई नुकसान नहीं होता है, तो आप संविधान संशोधन को भी, मतलब इसको संविधान संशोधन को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। समझ में आया यहां तक? ये केसेस मैंने आपको समझाया जो किससे रिलेटेड थे, ये आर्टिकल 13। मैंने बताया फर्स्ट में क्या है, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। अब बात करते हैं हम अगले संविधान संशोधन की तरफ चलते हैं। सॉरी, संविधान संशोधन कह रहा हूं, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका आर्टिकल 14। यहां पर जगह थी, यहां पर दी हुई थी, चलो कोई बात नहीं। तो समझ में आ गया ना आर्टिकल 13? जरा एक बार और लिख देता हूं। 13(1) में, क्लॉज 1 में वो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल वाले जो लॉस थे उनकी बात हुई। 2 में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वाले लॉस की बात हुई। 3 में ये बताया गया कौन से लॉज हैं, ऑर्डिनेंस हैं, जिनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। एंड 4 में बात हुई कि अमेंडमेंट्स जो भी होते हैं, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता आर्टिकल 13 के तहत।
उससे रिलेटेड केस कौन कौन से हुए थे? उससे रिलेटेड केस हुए थे, शंकरी प्रसाद केस हुआ था, उसके बाद हुआ आपका गोलकनाथ केस हुआ था, ये हुआ था 1967 में। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को संशोधित नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 13 के तहत ऐसा कहा गया था। सॉरी, किया जा सकता है, उल्टा बता रहा हूं, किया जा सकता है। फिर इसके बाद 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके तहत ये पावर वापस से मिल गई संसद को कि वो आपके आर्टिकल 368 यानी संशोधन अधिनियम के तहत संशोधन कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 13 के तहत नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं हो सकता। और इसको सपोर्ट दिया किसने? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ये कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 14। असल रूप से संवैधानिक आपके अधिकार या मौलिक अधिकारों की बात करूं, वो कहां से शुरू होते हैं? वो होते हैं आपके अनुच्छेद 14 से। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहां देखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य भारत की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहां दो बात आ रही है, दो कीवर्ड आप समझिए। एक, आर्टिकल 14 में बात की गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। और दूसरी बात की जा रही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के समान संरक्षण। ठीक है, अब मैं इन दो कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूं एक एक करके। पहला कौन सा बताया मैंने? इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये एक नेगेटिव अप्रोच है। कैसी है? ये एक नेगेटिव अप्रोच या नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और ये आपकी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से। कहां लिया गया है? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन में एक व्यक्ति है एवी डाइसी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है एवी डाइसी। इन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? रूल ऑफ लॉ। आपको पता होगा विधि का शासन हमने संविधान में लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, यानी विधि का शासन। विधि का शासन, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि आपका जो संविधान में विधि है, जो कानून है, वो सर्वोपरि है, यानी जो लॉज है ये सुप्रीम है। कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको स्पेशल पावर्स मिली हुई है, वो सुप्रीम नहीं है किसके आगे? कानून के आगे। यानी चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सभी कानून के समक्ष समान हैं। ये एक तरीके से जनरल बात करता है। क्या बात करते हैं? ये जनरल बात करते हैं, यानी सबको समान रखा गया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। समझ में आया? लेकिन यहां मैं बात करूं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं क्षमता की बात करूं, एक स्त्री को लें, एक पुरुष को लें, तो दोनों क्षमता में देखो, मेंटल कैपेसिटी में स्त्री मेल से जो है वो अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, लेकिन फिजिकली कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं। तो एक तरीके से रखा जाए तो एक स्त्री है और एक पुरुष है, वो दोनों मैं कहूं फिजिकल कैपेसिटी में समान नहीं है। फिर बच्चे को ले लेते हैं, तीन व्यक्ति हैं, क्या वो तीनों समान है? मैं कह देता हूं, खाने के पोटेंशियल में ही देख लेता हूं कि एक बच्चा है वो 2 रोटी खा लेता है, स्त्री 4 खा लेती है, पुरुष 6 खा लेता है। तो इनको एक जगह एक समान रखा जा सकता है क्या? जब हम इनका न्यूट्रिशन चार्ट बनाएंगे या इनको डाइटरी प्लान बनाएंगे, तो क्या इनको एक साथ रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। जो व्यक्ति
उतना खा सकता है, जिसकी कैपेसिटी 2 रोटी की उसे 2 दी जाएँगी, जिसकी 4 की है उसे 4 दी जाएँगी, जिसकी 6 उसको 6 दी जाएँगी। अब मैं चारों को 6 दे दूँ या चारों को ही 2-2 दे दूँ, तीनों को सॉरी, तो ये एक तरीके का इक्वालिटी नहीं हुई ना। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये स्पेसिफाई करता है। क्या करता है? स्पेसिफाई करता है। स्पेसिफाई करता है। यानी आपको जो है इक्वालिटी दी जाएगी, इक्वालिटी इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, इक्वालिटी इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस, यानी समान इक्वल राइट्स इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी समान परिस्थितियों, समान परिस्थितियों, समान परिस्थितियों में समान अधिकार। तो समझ में आया इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ में अंतर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये जेनेरिक या जनरल बात करता है, ये सबको इक्वल कर देता है एक समान, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सर्कमस्टांसेस देखता है। विमेन के लिए अलग प्रोविजंस होते हैं, उनको रिजर्वेशन है, कुछ एसटी एचसी है या बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए अलग प्रोविजंस हैं। तो यहां बात की जाती है इक्वालिटी इन इक्वल सर्कमस्टांसेस की। समझ में आए इक्वालिटी बिफोर लॉ इन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। अब बात करते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 15। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 या मैं कहूं अनुच्छेद 15। इट प्रोवाइड्स इट prohibits discrimination against citizens on ground of religion, race, caste, sex और place of birth। यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां 5 ग्राउंड दिए हुए हैं। इन 5 ग्राउंड के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को हम डिस्क्रिमिनेट यानी अलग नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, प्रतिबंधित है। यहां पर एक और लाइन लिखी होनी चाहिए थी, एक और वर्ड, सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो कंबाइन होकर सिर्फ रिलीजन के आधार पे नहीं कर सकते, सिर्फ रेस के, कास्ट के, सेक्स के या प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ अगर कुछ ऐसी चीज जुड़ जाती है जो जैसे एजुकेशन या आपका सोशल स्टेटस ये जुड़ जाता है, तब एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे? जैसे विमेन एंड चिल्ड्रंस को प्रोविजंस होते हैं, एससी एसटी को कुछ प्रोविजंस होते हैं, वो प्रोविजंस दिए जा सकते हैं। वो कब दिए जा सकते हैं? जब इसके साथ जुड़ी कोई और भी मैं कह सकता हूं चीज है जो उनको एक किसी और व्यक्ति को एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर देती है, इन्हें थोड़ा सा बैकवर्ड पीछे की तरफ ले जाती है, तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है और उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? ये प्रोहिबिट करता है क्या? डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट्स करता है। किसके आधार पर? सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहां तक समझ में आया? 2 मिनट दीजिए, पानी पी लेता हूं। तो वापस आते हैं आर्टिकल 15 जो आपका अनुच्छेद 15 है, वो क्या कह रहा है कि इट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ये किसके लिए था? ये जो डायरेक्शन थी ये स्टेट के लिए थी। किसके लिए थी? स्टेट के लिए। वहीं आपका जो 15 आर्टिकल का क्लॉज 2 है, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2, अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 2 है, इसमें यहां पर स्टेट को तो दी गई है गाइडलाइंस, साथ ही साथ सिटीजन्स यानी नागरिकों को भी गाइडलाइंस दी गई है। इसमें आपका 2 क्लॉज आते हैं, एक आता है ए और बी। ए क्लॉज ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ पब्लिक प्लेस, कहा? पब्लिक प्लेस, लाइक पब्लिक प्लेस कौन से हो सकते हैं? वो पब्लिक प्लेस हो सकते हैं, होटल हो सकते हैं, रेस्टोरेंट हो सकते हैं,
रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हो सकते हैं। यहां पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। यानी जैसे मैं आपको समझाऊं, आप एक सिनेमा हॉल में जाते हैं और वहां आप देखते हैं कि आपका घर का जो हाउस हेल्प है वो भी मूवी देखने आया, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप मेरे साथ बैठकर मूवी नहीं देख सकते। ठीक है? तो इस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है, अगर आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है किसके तहत? आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के क्लॉज ए के तहत, क्योंकि आपने उसे उसके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा। बी, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कुएं अलग होते थे, कि उच्च वर्ग का कुआं अलग और निम्न जात का कुआं अलग, और वो उसमें से पानी नहीं पी सकता था। तो उसके खिलाफ जो प्रोविजन डाले थे वो किसमें डाले गए थे? वो डाले गए थे आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 के क्लॉज बी में, जिसमें आते हैं आपके वेल एंड टैंक्स। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी व्यक्ति को किसी भी कुएं से पानी लेने से रोका जाए, भेदभाव किया जाए। ठीक है? ये हो गए आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 और 1। ये क्लॉज 1 था, ये क्लॉज 2 था। 15(3), क्लॉज 15 के 3 में बात की गई है, स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। स्पेशल प्रोविजन यानी विशेष विशेष अनुबंध। ये विशेष अनुबंध किसके लिए दिए गए हैं? तो ये विशेष अनुबंध दिए गए हैं विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। किनके लिए? बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। महिलाओं और बच्चों के लिए। महिलाओं और बच्चों के लिए। यानी आप जैसे समझते हैं, जैसे कुछ सीटें रिजर्व कर दी, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस दे दिए। वो किसके तहत दिए गए हैं? वो दिए गए हैं आर्टिकल 15(3) के तहत। और आपका जो आर्टिकल 15(4) है, ये जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन के तहत, जो कि हुआ था 1951 में। तो 1951 में एक केस हुआ था, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं कि एक केस हुआ था जो था चंपाकम दोराई राजन केस। चंपाकम दोराई राजन केस। चंपाकम दोराई राजन केस। और ये किसके खिलाफ था? तो ये था स्टेट ऑफ मद्रास के खिलाफ, वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में, 1951 में। इन्होंने क्या किया कि ये हायर एजुकेशन के लिए एक कॉलेज में गई, और उस कॉलेज में, मद्रास कॉलेज था, उसमें इनको डिनाई कर दिया गया कि कुछ सीटों को आरक्षित किया गया है तो आपको सीट नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए ये कहाँ चली गई? इसके लिए ये कोर्ट चली गई। और कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने ऐसा कहा कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मेरे को ऐसे ऐसे सीट नहीं दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको सीट प्रोवाइड कराई, चंपाकम दोराई राजन को। लेकिन इसके तुरंत बाद एक अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत, कौन सा अमेंडमेंट हुआ? भारत को अपना पहला अमेंडमेंट मिला था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। इसके तहत 15 क्लॉज 4 ऐड हुआ, जिसमें जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, यानी सामाजिक एंड शैक्षिक पिछड़ा वर्ग है, या एससी है या एसटी है, यानी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? विशेष उपबंध बनाए जाएंगे। और ये किस में डाला गया? ये डाला गया आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में। तो समझ में आया यहां तक? अब बात कर लेते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता किसमें दिया गया है? आपका आर्टिकल 16, या मैं कहूं अनुच्छेद 16। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, जैसे पहले भी बताया था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 20 और सॉरी 20 नहीं, 29 और 30, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30।
वैसे ही जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में जो अवसर की समानता है, रोजगार कह लो, नियुक्ति कह लो, या लोक नियोजन कह लो, लोक नियोजन, इसमें जो स्टेट होगा, स्टेट अपने नागरिकों को अपॉर्चुनिटी देगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। यानी कास्ट 7 ग्राउंड्स है, 16 क्लॉज 2 में दिया गया है कि जो 7 ग्राउंड्स है, वो 7 ग्राउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये 7 ग्राउंड है आपका रिलीजन, रिलीजन, कास्ट, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट यानी वंश, रेजिडेंस, इनके आधार पर, इनके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसमें? एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन इसके बाद कुछ और क्लॉज आए, जैसे आपका 16 क्लॉज 4 था, जिसमें आपके SC एंड ST और जितने भी मैं कहूँ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको अपॉइंटमेंट में क्या मिला? इनको अपॉइंटमेंट में यानी नियुक्ति, यानी नियुक्ति में क्या मिला था? इनको नियुक्ति में रिजर्वेशन दिया गया। क्या दिया गया? इनको आरक्षण मिला। क्या मिला? आरक्षण मिला। इसके तहत भी बहुत सारे केसेस हुए थे, जैसे मैं आपको बता दूं, बालाजी केस हुआ था, बालाजी केस हुआ था, एक इंदिरा साहनी केस हुआ था, बालाजी केस, इंदिरा इंदिरा साहनी केस था, इंदिरा साहनी केस था, इंदिरा साहनी केस, बालाजी केस। ये जो इंदिरा साहनी केस है, ये हुआ था 1992 में। बालाजी केस हुआ था, उसमें ये बात की गई थी कि अगर कोई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है तो उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए, यानी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें किसी जाति का एडिक्वेट यानी जितनी उचित मैं कहूं प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो अगर नहीं है, उस केस में उस जाति के लिए कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाएगा कि हाँ, इस सीटों पर सिर्फ इनको ही मौका दिया जाएगा। कौन कौन से? एक मैं कहूं सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास और एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। इंदिरा साहनी केस में क्या बात की गई थी? इंदिरा साहनी केस में ये बात की गई कि जो कास्ट बेस मिलना चाहिए, कास्ट बेस रिजर्वेशन होना चाहिए। इन्होंने एक कैप कर दिया कि 15% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 27% रिजर्वेशन की बात की थी इन्होंने, ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, इनके लिए। किसमें? इंदिरा साहनी केस के अंदर। इसके बाद ये आया था आपका 16(4) आया था। इसके बाद 16(4)A आए, 16(4)B आए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आगे लगेगा तो मैं आपको जरूरी किसी क्वेश्चन के तहत आपको करा दूंगा। तो आपके किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की, अपॉइंटमेंट की, तो वो किस में दी गई है? तो वो दी गई है आर्टिकल 16 में। ये सब मैंने आपको समझा दिया। और इसमें किस ग्राउंड के बेसिस पे? इन ग्राउंड के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यानी अगर कोई मैं कहूँ उच्च वर्ग का व्यक्ति है, तो उसे ऐसी पोस्ट नहीं दी जाएगी कि उसे इलाइट पोस्ट दी जाए, और कोई निम्न वर्ग का है तो उसे झाड़ू लगाने, पोछा लगाने ही दिया जाएगा। वो भी एलिजिबल है इलाइट पोस्ट के लिए। समझ में आया? अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं हम, जो है आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत। कौन से आर्टिकल में दिया है? अनुच्छेद 17। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए या डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाता है कि अस्पृश्यता समझाइए। पहली बात, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी ही नहीं गई है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया ही नहीं गया है। अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है जुडिशियरी द्वारा। किसके द्वारा डिफाइन किया गया है? जुडिशियरी द्वारा डिफाइन किया गया है। अस्पृश्यता ये वो अस्पृश्यता नहीं है कि किसी बीमारी के तहत
किसी को पर्टिकुलर कोई कंटेजियस रोग हुआ है, तो उसके तहत ये अस्पृश्यता यानी उससे छुआछूत का भेदभाव किया जा रहा है। ये अस्पृश्यता पहले जो पुराने टाइम में जाति आधार पे जो छुआछूत का भेदभाव था, यहां पर आर्टिकल 17 में ये उसकी बात कर रहा है। इससे रिलेटेड एक एक्ट भी आया था, जो आया था आपका अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी ऑफेंस अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, यानी अस्पृश्यता अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अधिनियम। और ये कब आया था? ये भी आया था 1955 में, जिसके तहत प्रोहिबिशन यानी प्रोहिबिट किया गया था, रोक लगाई गई थी, प्रतिबंध लगाया गया था, और साथ ही साथ पनिशमेंट के भी प्रावधान थे। किसके प्रावधान थे? प्रोहिबिशन के भी प्रावधान थे, साथ ही साथ पनिशमेंट यानी दंड के भी प्रावधान थे। बाद में इसको अमेंड किया गया। फिर आया आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, ये आपका 1976 में इसको अमेंड किया गया था। तब आया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नाम बदल दिया था इसका। इसका पहले नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, इसको बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, इसमें थोड़े से जो मैं कहूं आपके पनिशमेंट के जो प्रावधान है उनको बदला गया था। तो उसके तहत प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कर दिया गया था, यानी जो आपके नागरिक के अधिकार हैं उसका अधिनियम 1955। तो ये था आपका आर्टिकल 17। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो है आपका आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18। ये बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल यानी उपाधियों का उन्मूलन। ये कौन से टाइटल हैं जिनके उन्मूलन की बात करता है? ये वो टाइटल हैं, जैसे पुराने टाइम में राजा टाइटल था, राजा जी, या मैं कहूं दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी। ऐसे टाइटल्स का अबॉलिशन किया गया है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 18 के तहत। जमींदार हो गए, वो ऐसे टाइटल नहीं रख सकते, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है सेना और शैक्षिक संस्थान, सेना और शैक्षिक संस्थान। इनके द्वारा दिए गए टाइटल्स को आप लगा सकते हो नाम से पहले, यानी मिलिट्री, 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 मिलिट्री एंड एजुकेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिए गए टाइटल्स को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे डॉक्टर उपाधि है, इंजीनियर है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, ठीक है। ये सब उपाधियां, ये सब जो टाइटल्स हैं आप रख सकते हो, ये एक्सेप्शन है। लेकिन राजा जी, दीवान जी, ऐसे जो टाइटल पहले थे संविधान बनने से पहले, ऐसे टाइटल्स को क्या किया गया? अबॉलिश कर दिया गया, उनका अंत कर दिया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 19, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19। ये गारंटी करता है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन। यह अपने नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वो 6 मौलिक स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो इसमें देखो दो चीजें, यहां एक नागरिकों को भी दिया गया है अधिकार। किसको दिया गया है? नागरिकों को अधिकार दिए गए स्वतंत्रता के, साथ ही साथ कुछ अधिकार स्टेट को भी दिए गए हैं। वो स्टेट इन नागरिकों पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। क्या लगा सकता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किसके तहत? ये 19 क्लॉज 2 के तहत लगा सकता है। और जो नागरिकों को अधिकार दिए गए वो किसके तहत दिए गए? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत। इसके दौरान जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स राइट्स दिए गए, यानी 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत क्लॉज ए में क्या दिया गया है?
क्लॉज ए में दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपकी किस में दी गई है? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के ए में दी गई है। यानी वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी ये किस में दी गई है? वाक और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है आपके क्लॉज 1 के ए में, 19 के 1 के ए में। इसमें क्या दिया गया है? इसमें यह दिया गया है, मान लो मैं हूं, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होती है। मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्थान के बारे में अगर वो कुछ गलत करता है तो वो रिपोर्टिंग कर सकता हूं, उसके बारे में बोल सकता हूं, बता सकता हूं, इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। चुप रहने का अधिकार है, वो किसके तहत है? वो आर्टिकल 1 ए के तहत है। लेकिन इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध क्या है? उचित प्रतिबंध ये है कि आपको ख्याल रखना है कुछ चीजों का कि आप देश की अखंडता और संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। यानी देश ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जिससे भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचे। किसी पद, जैसे आप राष्ट्रपति पे बैठे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि उसके कानून गलत हैं या कुछ चीजें गलत हैं, पर आप उस पद का मान रखेंगे, उसके खिलाफ गाली गलौच या ऐसे शब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वो भी किसमें दिया गया है? वो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में दिया गया है। ठीक है, तो आपको आजादी तो है लेकिन इस पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन दी गई है। अब बात करूं दूसरा, ए में आपकी स्पीच दी गई है। दूसरा, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू असेंबल, असेंबल विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स यानी सशस्त्र के जो आपके शस्त्र होते हैं, शस्त्रों के बिना इकट्ठा इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता वो किस में दी गई है? तो आपको दी गई है क्लॉज बी के अंदर। यानी आप कहीं पर आप 5-6 लोग 10 लोग इकट्ठा होकर कोई बातचीत करना चाहते हैं, को किसी पर्टिकुलर विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, मीटिंग्स करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मर्यादा रखनी होगी। आप ऐसा नहीं है कि आप फायर आर्म्स लेकर, शस्त्र लेकर यानी बंदूक वगैरह लेकर इकट्ठे हों। यहाँ पर भी सेम बात की जा रही है। आप जो भारत की अखंडता और एकता है उसको भंग नहीं करेंगे। किसी के खिलाफ फोर्स होने के लिए, मतलब आप इकट्ठा होकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए एकत्र नहीं हो सकते। यानी इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। सी में क्या दिया गया है? सी में दिया गया है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, आप, मैं एक तरीके से कहूं, संस्थान बनाने का अधिकार, संस्था बनाने का अधिकार ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है आपके पार्ट सी में। पर ऐसा एसोसिएशन नहीं बना ले रहे हैं कि आप जैसे, आपको मैं एग्जांपल दूं, एक ऐसी पॉलिटिकल विंग ना कह के एक ऐसी टेररिस्ट विंग्स होती हैं जो देश को नुकसान पहुंचाती हैं। आप ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं बनाएंगे जिससे देश के नागरिकों को या देश को नुकसान हो। आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। आप किसी, जैसे आप, मैं कहूँ कि ये जो लीडर एसोसिएशंस होती हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो सब आप बना सकते हैं। आप कोई संस्थान बना सकते हैं, लेकिन वो संस्थान भारत की एकता और अखंडता को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, असेंबली हो गई, एसोसिएशन हो गए। डी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट यानी भ्रमण का अधिकार। आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, इसकी आजादी है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भ्रमण करते करते आर्मी कैंट एरिया में घुस गए, आप इसरो की जो रेस्ट्रिक्टिव जोन्स है वहां पर चले गए। आप घूम सकते हैं, कुछ ट्राइबल क्षेत्र है जहां पर जो मैं कहूँ नागरिकों का अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, वहां पर आप चले गए। इस तरीके से आप नहीं कर सकते। आपको मूवमेंट अलाउड है पर रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो हमने कितने की बात कर ली यहाँ पर? हमने 4 आपके फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात कर ली, ए बी सी डी 4 की बात हो गई। ए बी सी डी ई, फ्रीडम टू रिसाइड, फ्रीडम टू रिसाइड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी बसने का अधिकार। किसका अधिकार? बसने का अधिकार। ये अधिकार भी है आपको, आप कहीं भी जाकर किसी भी क्षेत्र में जाकर बस सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, आप किराए पे रह सकते हैं, आपको बसने का अधिकार है। अगर आप नागरिक हैं देश के तो आपको फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। लेकिन इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, कुछ ट्राइबल एरियाज जहाँ की पॉपुलेशन को उनके कल्चर की वजह से अलग किया गया है, वहां पर आप नहीं रह सकते। पहले कश्मीर में भी जाकर आप नहीं रह सकते। उत्तराखंड के भी कुछ जगहों पर रेस्ट्रिक्शन है कि वहां पर आप जाकर जगह नहीं खरीद सकते। तो इस पर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यानी कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब बात करते हैं एफ, इसको हटा दिया गया है, जो कि आपका संपत्ति का अधिकार था। किसका? राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या कर दिया गया? इसको हटा दिया गया। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आपका 44वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत इस अधिकार को हटा दिया गया है। तो पहले 7 थे, अब कितने? अब सिर्फ 6 है। और छठा कौन सा है आपका? फ्रीडम, फ्रीडम टू, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, एंड ट्रेड, यानी आपको रोजगार और व्यापार का अधिकार है। रोजगार और व्यापार का अधिकार है, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसका आपको अधिकार है। आप डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बन सकते हैं, आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर इसमें भी रेस्ट्रिक्शन क्या है? आपको उस डिग्री का होना जरूरी है। आप कहो मेरे को तो आजादी है, मैं कोई भी प्रोफेशन चुन सकता हूँ, आप कल को जाके इंजेक्शन लेके और 2-4 इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ गए कि मैं डॉक्टर हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इलाज करना शुरू कर दिया तो वो आप नहीं कर सकते हैं, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। या आप ये कहें कि स्मगलिंग करूंगा मैं, ये मेरा व्यापार है, इस पे कैसे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो इन पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो आर्टिकल 19 के तहत हमने किस किस की बात की? इसके अंदर आपके 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं। पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, फ्रीडम ऑफ असेंबल हो गया, एसोसिएशन हो गया, मूवमेंट हो गया, रिसाइड टेरिटरी इन इंडिया हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। ये सभी किस में आते हैं? ये आपको सारे स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए आर्टिकल 19 में। वैसे इसको याद रखने का एक तरीका ऐसे हो सकता है, आप ऐसे समझ लीजिए, कोई एक ग्राउंड है, इसमें मंत्री जी का भाषण होने वाला है। तो यहां पर क्या होने वाली है? स्पीच। क्या होने वाली है? स्पीच। तो स्पीच हो गया ए में, स्पीच होनी है तो स्पीच के लिए लोग असेंबल होंगे। लोग क्या होंगे? असेंबल होंगे। तो असेंबल यानी बी। ठीक है, क्या होंगे? असेंबल होंगे। तो असेंबल होने के लिए बी। अब असेंबल हुए तो आपने सोचा, आप गए उस स्पीच को सुनने के लिए, आपको आपके 2-4 दोस्त और मिल गए, उन 2-4 दोस्तों के साथ आपने एक एसोसिएशन बना लिया। यहाँ लोग यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, अपने जो भी है आपने जितने भी चाय पानी के साथ अपना अलग एसोसिएशन बना लिया। तो सी में क्या है? सी में एसोसिएशन हो गए। अब जब एसोसिएशन बनाया था, बैठे थे अलग, इतने में आप देखते हैं कि बाहर से मूवमेंट शुरू हुई है, वीआईपी मूवमेंट शुरू हुई है। और वीआईपी मूवमेंट के थ्रू कौन आते हैं? मंत्री जी आते हैं। कहां पर आते हैं? स्टेज पर आते हैं। तो मूवमेंट किस में आ गया? मूवमेंट हो गया डी में। मूवमेंट, मूवमेंट हो गया डी में।
और आपका जो ई वाला था फ्रीडम ऑफ रिसाइड, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ आए और यहाँ आते ही अपने इन्होंने अपनी कुर्सी में आके बस गए। कहाँ बस गए? कुर्सी पे आके बस गए। और बस गए उसके बाद इन्होंने जब इनको मौका दिया गया, माइक दिया गया, तो माइक पे इन्होंने अपना काम शुरू किया, यानी अपना प्रोफेशन शुरू किया। यानी ये हो गया ई और ये हो गया, इन्होंने अपना प्रोफेशन शुरू किया, यानी अपना काम इन्होंने करना शुरू किया। इनका काम क्या था? भाषण देना। इन्होंने भाषण देना शुरू किया। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये कौन सा था? ये था आर्टिकल 19। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, आर्टिकल 20। ये आज की क्लास का लास्ट आर्टिकल है, इसे ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। सारे आर्टिकल्स कराने जाऊंगा तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम और भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास का ये लास्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यानी जो मैं कह सकता हूं अपराधी होते हैं उनको भी क्या राइट्स दिए होते हैं, मौलिक अधिकार दिए होते हैं? हाँ, जो अपराधी होते हैं उनके भी मौलिक अधिकार होते हैं। वो कैसे कैसे? यहां पर तीन चीजों की बात होती है, या मैं कहूं इसमें तीन क्लॉज है आपका। 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 और 20 क्लॉज 3। ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, या मैं कहूं अनुच्छेद 20(1) है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है नो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी पूर्व कानून पर प्रतिबंध। जो पूर्व, अब मैं इसको समझाता हूं, कैसे समझाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे बात करते हैं फिर उसको समझते हैं। दो चीजें समझिए, एक होता है प्रोस्पेक्टिव लॉ, एक होता है आपका प्रोस्पेक्टिव लॉ जिसे हम कहते हैं हिंदी में भावी कानून, और आपका दूसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ पूर्व भावी कानून। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों को समझना। आज डेट क्या है? आज है 2026। ठीक है, साल कौन सा है? 2026। आज मैं कहता हूं कि आज के दिन मैं कानून को बदल देता हूं कि चोरी के कानून के लिए अगर कोई चोरी करता है तो उस पर 5 लाख रुपए फाइन लगेगा। क्या लगेगा? 5 लाख रुपए फाइन लगेगा। तो आज ये कानून बना, इससे आगे कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है, चोरी करता है, तो उस पर कितना लगेगा जुर्माना? तो आज की डेट के बाद 2026 के बाद इस कानून के लिए ये सजा दी गई है, ये पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? 5 लाख। और सजा मैं कह लेता हूं कि 2 साल की कैद है। कितनी? 2 साल की कैद दी गई है। तो ये 2000 इस ये जो कानून है इसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव कानून, यानी आज के दिन, आज के साल में ये कानून बना और आगे लागू रहेगा। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव कानून ये होता है कि 2026 चल रहा है और मान लो किसी ने 2010 में कोई अपराध किया हो, उस अपराध के लिए आज की डेट में मैं कानून बनाता हूं, तो वो कैसा कानून होता है? वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव कानून। कैसा कानून होता है? वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव कानून। अब वापस आते हैं इस पे, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव कानून, यानी अगर किसी व्यक्ति ने 2010 में कोई अपराध किया है और आज है 2026, और इसके रिलेटेड कानून जो बना था वो बना था 2013 में, तो यहां पर जो उसने गलती की है उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि 2013 में कानून बना है। कानून कब बना था? कानून बना था 2013 में, उससे पहले ये सजा थी ही नहीं। तो इसके लिए इसको लेकर मैं आज इसको सजा नहीं दे सकता हूं। यानी पुराने किसी, यानी मैं कह देता हूं कि 2010 में इसने चोरी की थी, उस समय चोरी कोई क्राइम था नहीं 2010 में,
चोरी के लिए 2013 में कोई कानून आया कि मान लो कि 200 रुपए की पेनल्टी लगेगी। आज मैं कहूं कि मेरे को इसके ऊपर 200 रुपए की पेनल्टी लगाई नहीं है क्योंकि इसने चोरी की। पर कानून तो 2013 में बना ना, उससे पहले तो कोई ऐसा कोई ऑफेंस था ही नहीं। इसीलिए इसी को कहा गया है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी पुराने किसी भी जुर्म के लिए जब लॉ कानून नहीं था उसके लिए आज सजा नहीं हो सकती है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। एक केस हुआ था, केदारनाथ केस हुआ था। केदारनाथ केस, केदारनाथ केस हुआ था। इस केस में क्या हुआ, इस व्यक्ति ने 1947 में कोई जुर्म किया। उसके बाद इसको, इसका जो मैं कह सकता हूं ऑर्डर आया, वो आया 1949 में। कब आया? 1949 में आया। और इस समय पेनल्टी जो भी थी, मैं मान लेता हूं 200 रुपए पेनल्टी थी। लेकिन 1949 में जब इसको इस कानून के तहत सजा दी गई तो इसको पेनल्टी को डबल कर दिया। मतलब कोर्ट ने डबल पेनल्टी लगाई, क्योंकि 1949 में जो सजा थी, इस सजा के लिए मान लो मैं कह रहा हूं चोरी किया था इसने, उस सजा के लिए 200 रुपए पेनल्टी थी। लेकिन 1949 में क्या हुआ, ये पेनल्टी डबल हो गई तो उन्होंने डबल ही पेनल्टी लगा दी। तो ये कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई ऐसे कैसे डबल पेनल्टी लगा सकते हैं, तो ये सही है। इन पर डबल पेनल्टी नहीं लग सकती, क्योंकि क्योंकि इन्होंने अपराध किया था 1947 में। तो इनको जो सजा मिलेगी 1947 में जो कानून था उसके हिसाब से सजा मिलेगी, 1949 के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी। तो आपको अच्छे से समझ में आया नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब बात करते हैं हम 20 क्लॉज 2 की। ये बात करता है नो डबल जेपर्डी, नो डबल जेपर्डी। इसमें क्या बात करता है, नो डबल जेपर्डी। इसको हिंदी में लिख लेना, मेरे को हिंदी इसकी याद नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से दोहरी सजा है, दोहरी सजा का प्रावधान, दोहरी सजा का प्रावधान, दोहरी सजा का प्रावधान, दोहरी सजा का प्रावधान। ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक सजा के लिए, सॉरी, एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक व्यक्ति है ए, इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति बी का किडनैप कर लिया। ठीक है, इसने क्या किया, ए ने बी को किडनैप कर लिया। अब इसको बाद में पुलिस ने पकड़ लिया और बी को छुड़ा लिया। अब पुलिस ने क्या किया कि इसको 10 साल की सजा दे दी। कितने साल की? 10 साल की सजा दे दी। 10 साल पूरा करके आता है, ये अपनी सजा पूरी करके आता है। वापस से पुलिस पकड़ती है और दोबारा से कहती है कि तूने बी को किडनैप किया था ना, हम हमारा मन नहीं भरा है, हम दोबारा से सजा देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब दोबारा से इसको, दोबारा से इस अपराध के लिए और 10 साल की सजा दे दो। तो आपकी कोर्ट कहेगी नहीं, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिल सकती है। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि इसको, इसने जब कैद किया था तो इसके पास एक गन थी। क्या थी? बंदूक थी। और बंदूक का इसके पास लाइसेंस नहीं था। ऐसा जरूर कर सकती है पुलिस कि इसके इसको किडनैपिंग के तो चार्जेस लगाए लगाए, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत भी चार्जेस लगा दे। तो इसको एक टाइप की सजा के अंदर, मतलब एक अपराध किया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट उसके फॉर्म्स अलग हो सकते हैं। यानी इसने आर्म्स रखा था तो इसके लिए एक और सजा है, इसने किडनैपिंग की वो एक सजा है, इसने किडनैपिंग के दौरान दारू पी के गाड़ी चलाई उसकी एक सजा है। तो वो अलग अलग फॉर्म अलग हो सकती है, लेकिन एक ही सजा के लिए इसको दो बार, एक ही अपराध के लिए इसको दो बार सजा नहीं मिल सकती। तो ये किस में दिया गया है? ये दिया गया आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 के अंदर। और आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में दिया गया है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि आप स्वयं अपने खिलाफ बयान नहीं दे सकते, वो वैलिड नहीं होगा कोर्ट में। कोर्ट में कहते हैं ना कि आप आए हो, आपका जो भी आप बयान दे रहे हो कि हाँ मैंने ये मर्डर किया, ये किया, वो किया या चोरी की, वो आपकी स्वयं की टेस्टिमनी कोर्ट में खारिज हो जाती है। क्यों खारिज हो जाती है?
क्योंकि जैसा आप जानते हैं भारत में पुलिस गधे को भी घोड़ा बना के पेश कर सकती है। तो उसके खिलाफ ये है कि कोर्ट के अंदर उसकी खुद की टेस्टिमनी नहीं चलेगी या उसके खुद के द्वारा दिए गए एविडेंस मान्य नहीं होंगे। यानी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन किसमें दिया गया है? आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में दिया गया है। तो ये सारे जो राइट्स हैं ये किसको दिए गए हैं? ये सारे राइट्स दिए गए हैं जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है या कोई ऑफेंडर है, उसको ये सारे राइट्स दिए गए हैं जो कि किसमें है? आपके आर्टिकल 20 में। यहाँ पर आपकी आज की क्लास होती है समाप्त। हमने कौन-कौन से आर्टिकल पढ़े? हमने आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 डिटेल में पढ़े। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 19। आपके 13 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हर आर्टिकल से आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? डायरेक्टली पूछे गए हों या ऑप्शंस में आए हों, पर आए जरूर हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इनको डिटेल में कराया। आशा करता हूं कि आपको ये सारे आर्टिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। आर्टिकल 12 में आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। 13 में लॉज के रिगार्डिंग है, कोई कानून अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, डेरोगेटरी है, तो उसको नल एंड वॉइड समझा जाएगा। ये आर्टिकल 14 आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। ये दोनों मैंने आपको समझाए। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग है, यानी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आपके 5 ग्राउंड्स हैं, ठीक है? 16 में मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज की बात की कि स्टेट के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी उनके बारे में बात की गई। 17 में डिस्क्रिम 17 में बात की गई अनटचेबिलिटी। किसकी बात की गई? 17 में बात की गई अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी अबोलिशन किया जाएगा अनटचेबिलिटी का। 18 में बात की गई टाइटल्स के अबोलिशन की। 19 में जो आपकी 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। और 20 दोष सिद्धि। दोष सिद्धि जो अपराधी है उसको जो ऑफेंस किया है किसी ने, उसको क्या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आपके मौलिक अधिकार दिए गए, उसके बारे में बात की गई। यहाँ पे होती है आपकी वीडियो खत्म। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम और मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।